नमस्कार। फिजिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या किया था भाई, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कल की क्लास में हमने क्या देखा था। कल की क्लास में ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करवाई गई थी। ध्यान समझिएगा भाई, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है। एक गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कलन विधि से होती है, जिसे समाकलन विधि भी कहते हैं। उसका जो है दो वीडियो पड़े हुए हैं, कलन या समाकलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। और इसके बाद गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कराई गई थी क्या, ग्राफी विधि से। गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति ग्राफी विधि से कराई गई थी। तो उसमें जो है, उसमें कल के वीडियो में ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कराई गई थी और दो समीकरण कराए गए थे। गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति और गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति कराई गई थी। तो चलिए देखते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई। जो है आज हम शुरू करेंगे, आपका 11वीं का फिजिक्स चल रही है भाई। 11वीं की फिजिक्स में ऋजुरेखी पथ पर गति चल रही है। ऋजुरेखी पथ पर गति, यह अध्याय चौथा है। इसमें जो है कल के वीडियो हमने ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण व द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करा दी थी। आज इसके बाद आज गति के तृतीय समीकरण की क्या कराएंगे, व्युत्पत्ति कराएंगे। तो हमने बताया था कि जो ग्राफ बनेगा वो पहले समीकरण में भी यूज होगा, वही ग्राफ दूसरे समीकरण में भी यूज होगा, वही ग्राफ क्या है तीसरे समीकरण में भी, इसमें भी यूज होगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। आपको ग्राफ बनना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। यदि आपसे ग्राफ नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए फिर गति के समीकरण की भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। आप चाहे उसको याद कीजिए, चाहे जैसे याद रखिए, ग्राफ आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखेंगे भाई, हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, समय वेग ग्राफ बनाना होता है समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए। तो ध्यान से देखेंगे समय वेग ग्राफ कैसे बनेगा। यहां से हमारे पास जो है कंडीशन क्या बनती है भाई, समय वेग ग्राफ। तो x अक्ष को किससे, x हो गया, और ये क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया। x अक्ष को समय से, समय किस में होगा भाई, समय सेकंड में होगा। और y अक्ष को किससे, y अक्ष को वेग से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वेग हो गया, y अक्ष को वेग से, और वेग किस में होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड में होता है। वेग किस में होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है कोई गतिमान वस्तु, ये क्या है हमारे पास, शून्य कामा शून्य है। कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलती है, शून्य से नहीं चलती है। यदि शून्य से चलती तो ग्राफ यहां से बनता। तो शून्य से ना चल के वो कहां से चलती है, u से चलती है। तो यहां से ये जो है वेग क्या है, ऊपर की तरफ लाइन है। तो यहां सपोज दैट ये इतनी दूरी आपकी क्या होगी, इतनी दूरी u कहलाएगी। तो ये क्या है भाई, u है। तो u से चलकर कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, ध्यान से देखिएगा भाई, u से चलकर ये समय कितना है आपका, ये समय कितना तय कर रहा है, समय कितना t है। तो t समय में ध्यान से देखिएगा, कोई जो है गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल के, ये कितना है भाई, वेग यहां पर u है, u से चल के t समय में वेग कितना प्राप्त कर लेती है, वेग आपका कितना हो जाता है, वेग v हो जाता है। वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो ग्राफ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ग्राफ आपका कंप्लीट है भाई। यहां से जो है, यहां पर वेग कितना है, यहां पर वेग आपका v है। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जो है ये जो है ग्राफ बना पाएंगे ना। यदि इतना ग्राफ बना पा रहे हैं, ग्राफ यदि आप इतना बना पा रहे हैं, तो बड़े आराम से आपका गति के समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखेंगे क्या, माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। यस दूरी तय करके कौन सा वेग भाई, v वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है।
प्राप्त कर लेती है। तो ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे भाई, कंसंट्रेट यहां से करेंगे। क्या है हमारे पास, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग शून्य से नहीं चल रही है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके, दूरी कितना तय कर रही है भाई, यस दूरी तय कर रही है, यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल समझिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर, हमने जो है ग्राफ, हमने बताया ग्राफ बनाना बिल्कुल बनना चाहिए आपसे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये समय हो गया इधर की तरफ, ये क्या हो गया, समय के बाद ये वेग हो गया इधर की तरफ, ये समय हो गया और ये वेग हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, ये समय हो गया और ये वेग हो गया, तो यहां से बनेगा क्या, यहां से जो है कोई गतिमान वस्तु शून्य से न चल के कहां से चलती है, u वेग से चलकर, u वेग से चलिए, u वेग से ग्राफ बनाइए, तो u वेग से चलकर कितने समय में, ये t समय है, कितने समय में भाई, t समय में। यहां से यहां तक का समय कितना है, t है, यहां से यहां तक का समय आपका t है। तो माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में कितनी दूरी तय करके, यस दूरी तय करके कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इतना बनेगा ना सभी से भाई। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। तथा वस्तु का त्वरण a है, तथा वस्तु का एक समान त्वरण कितना है भाई, तथा वस्तु का त्वरण a है, वस्तु का त्वरण a है। तब t समय में तय की गई दूरी, तब t समय में तय की गई दूरी, t समय में तय की गई दूरी, तब t समय में तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, दूरी को यस मान के चलेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। t समय में तय की गई दूरी, तो समय वेग ग्राफ में जब दूरी निकालते हैं, समय वेग ग्राफ में जब दूरी निकालते हैं तो दूरी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। हमने बताया था दूरी कैसे निकालेंगे, समय वेग ग्राफ बना है, ग्राफ में t समय में दूरी चाहिए, यदि तो दूरी चाहिए किस प्रकार मिलेगी भाई, ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल निकाल दें। आपका ग्राफ कितना बन रहा है, ग्राफ इतना बन रहा है, ये ग्राफ और इससे जो है क्षेत्र कितना घेरा जा रहा है, इस ग्राफ से इतना क्षेत्र घेरा जा रहा है। तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का, उसी ग्राफ के द्वारा जो x अक्ष क्षेत्र घेरा जाएगा, तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। तो इतना क्षेत्र क्या है, इस ग्राफ के द्वारा घेरा जा रहा है, इतना क्षेत्रफल इस ग्राफ के द्वारा घेरा जा रहा है। यहां सपोज दैट मान लीजिए O हो गया, ये A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये C हो गया। तो यहां से जो है दूरी S बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था क्या भाई, जब भी दूरी निकालना हो समय वेग ग्राफ में, तो ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र क्या है, ये ग्राफ और x अक्ष से इतना क्षेत्र घेरा जा रहा है, तो ये क्षेत्र एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, उसकी दो भुजाएं समांतर होती है, केवल ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र केवल OABC है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग, ध्यान से देखिएगा, दो समांतर भुजाएं हैं, OA समांतर भुजा है और यहां से BC समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा, ये दोनों समांतर भुजाओं क्या करना है, योग। तो OA प्लस में क्या हो जाएगा, BC, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितनी है भाई, उनके बीच की दूरी ये देखिए, दो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, T है। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो यहां से 1/2
और OA की वैल्यू यहां तक का वेग कितना है, यहां से वेग कितना शुरू होता है u, तो OA का मान कितना है u है, और प्लस BC की वैल्यू कितनी है, यहां पर वेग कितना हो जाता है, यहां u है वेग और यहां पर वेग कितना हो जाता है v, तो BC की वैल्यू कितनी है v हो गई, और इनटू में क्या है t है। तो ध्यान से देखिएगा ये हमारे पास s की वैल्यू निकली, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, चूंकि समीकरण यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, समीकरण हम जानते क्या है, समीकरण 1 से, गति के समीकरण 1 से सभी लोग देखें भाई, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से होता क्या है, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है भाई, v बराबर u प्लस at होता है। यदि इस u को इधर ले आइए, ये प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो v और u को इधर ले आएंगे तो माइनस में u इज इक्वल टू कितना बनेगा 80। अब देखिए ये a गुणे में है, ये देखिए यहां से एक इसमें गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो यहां से क्या बनेगा, इधर केवल क्या बच जाएगा, इधर t और बराबर इधर t बच गया, ये a इधर आ गया, तो a इधर आ गया तो किसमें हो गया, भाग में, भाग में का मतलब v माइनस u और बटे में क्या हो जाएगा a हो गया। यहां से t गुणे में है तो ये जो ये a गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो इधर केवल क्या बच गया, t बराबर v माइनस यू अपान a हो गया। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये थ्योरी इतनी आपकी कंप्लीट है ना भाई, एक बार हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें इस ग्राफ को आपको याद होना चाहिए, ग्राफ याद करने का तरीका भी हमने बता दिया, x अक्ष क्या बताएगा, समय बताएगा, y अक्ष वेग बताएगा, फिर कोई भी गतिमान वस्तु है वो u वेग से चलकर t समय में यस दूरी तय करके कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है, और जो है वस्तु का त्वरण कितना होगा, त्वरण a है, तब t समय में चली गई दूरी। थ्योरी भी यही लिखना है, थ्योरी क्या लिखना है, मानक कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में यस दूरी तय करके कितना वेग प्राप्त कर लेती है, कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है भाई। तो जो है तथा वस्तु का त्वरण a है, तब t समय में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा भाई, ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही क्या मिल जाएगी, दूरी। तो दूरी बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या उनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा कौन सी है, OA और BC समांतर दिख रही है, इस चतुर्भुज में OA और BC समांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया OA प्लस BC इंटू उनके बीच की दूरी। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी ये देखिए t दिख रहा है, बीच की दूरी कितना दिख रहा है, t दिख रहा है, तो बीच की दूरी क्या हो गई, t हो गई। और इसके बाद जो है यस बराबर 1/2, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू आपकी u है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC कितना वेग है यहाँ पर वेग v है, और इनटू में t हो गया। अब गति के प्रथम समीकरण से हम जानते क्या है भाई, गति के प्रथम समीकरण से होता है v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर कितना होता है आपका, u प्लस at। अब यहां से u प्लस में इसको इधर ले आइए तो v माइनस u बराबर कितना बचा, at बचा। अब a गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो इधर t बचेगा, तो t बराबर v माइनस u अपान a हो जाएगा। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां से क्या बना भाई, यस बराबर बना आपके पास 1/2 u प्लस v और इनटू में t है, t का मान यहां से रख दीजिए 1 में, तो t का मान कितना है, v माइनस u और बटे में क्या है, a है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है आपका कितना बना, हर देखिए हर में 2 है और हर में a है, तो यहां से जो है अंश अंश का गुणा करा लीजिए, अंश में 1 का कोई मतलब नहीं, ध्यान से सुनिएगा, इस 1 का कोई मतलब नहीं। अंश में कितनी राशियां बची हैं, अंश में है u प्लस v और इनटू में कितना है u प्लस v,
इंटू में यहां से v माइनस यू है और बटे हर में ध्यान से देखिएगा, हर में 2 है और a है, तो 2 गुणे a कितना बनेगा, 2a बनेगा। एक बार और समझ लीजिए भाई, इस एक का कोई मतलब नहीं, u प्लस v है और v माइनस यू है, तो u प्लस v गुणे v माइनस यू बटे में कितना है, 2a है। अब इसके बाद यहां से u प्लस v को हम v प्लस u भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, चूंकि योग में क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता है, क्रम बदला जा सकता है, चाहे हम 4 प्लस 5 कह लें या 5 प्लस 4 कह लें, ये दोनों क्रम क्या हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा भाई, u प्लस v को हम क्या कह सकते हैं, v प्लस u, क्रम बदल दिया हमने, v प्लस u और इंटू में क्या है v माइनस u और बटे में क्या है 2a है। तो अब देखिए यहां से हमारे पास ये क्या है भाई, एक वर्गांतर का फार्मूला होता है। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर v है, b के स्थान पर u है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यस बराबर वर्गांतर का फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बटे में क्या है 2a है। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, बटे में 1 कह सकते हैं, अब यहां से बटे में 1 कह सकते हैं, तो इसका 1 के साथ, इस पूरी राशि का 1 के साथ, तो जब 1 के साथ गुणा कराएंगे तो वही मान मिलेगा, तो इसका 1 के साथ गुणा कराइए तो क्या मिल गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1 का गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है, और यस का इसके साथ तो बराबर क्या हो जाएगा 2as हो गया। अब यू स्क्वायर माइनस में है, उसको बराबर के उस पार ले जाइए, तो v स्क्वायर बराबर, ये जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो इधर गया तो 2as प्लस में क्या हो जाएगा यू स्क्वायर पहले रख लीजिए, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, डेरिवेशन बन गया, गति का तृतीय समीकरण, ग्राफी विधि से गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति हो गई। तो ये जो है, ये भाई 2 विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति पढ़ाई गई, ग्राफी विधि पढ़ा दिया गया। अब इसमें जो है आपका 1 क्लास या 2 क्लास और लगाएंगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चूंकि आपका गुरुत्वाधीन गति अभी बची हुई है थोड़ा सा, उसमें जो है गुरुत्वाधीन गति में गति के समीकरण थोड़ा सा पढ़ाना है, गति के समीकरण हल्का सा बदल जाते हैं, और इसके बाद आपका आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग पढ़ाना है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अब न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं बताए जाएंगे, चूंकि जो है फिर क्लासें लंबी हो जाएंगी। एक चैप्टर में ही आपका जो है 20 पार्ट बनेंगे, 25 पार्ट बनेंगे, तो यहां से जो है टाइम हल्का सा समय कम होने की वजह से कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आप जो है घर में पढ़िए भाई, घर में लगाइए। तो चलिए इसमें होमवर्क दे दिया जाए, बाकी क्लास कल देखेंगे। होमवर्क जो है देखते हैं क्या है। देखिए ये 2 सवाल है भाई, 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर, द p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80, जहां x दूरी, t समय तथा a व b क्या है, नियतांक है। x इसमें क्या है, दूरी है भाई, और b और a क्या है, नियतांक है। t समय है और p क्या है, दाब है, p दाब है। a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए, a व b की विमाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से हमारे पास a और b की विमाएं निकालना है। तो हमने बताया था, पहले ही कंडीशन में बताई थी कि जो है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप यदि बढ़िया ध्यान से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो यहां से जो है हमने बताया था, समान विमा वाली राशियां ही जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। यदि कोई 2 भौतिक राशियां जोड़ी गई हैं अथवा घटाई गई हैं तो उनकी विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो देखिए b और एक्स स्क्वायर 2 भौतिक राशियां हैं, ये क्या की गई हैं, ये घटाई गई हैं, अथवा जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए। तो जब ये घटाई गई हैं तो इनकी विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भाई हमने पहले ही बताया था कि जब जो है, जब कोई 2 भौतिक राशियां जोड़ी अथवा घटाई जाए तो उनकी जो है विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये दोनों घटाई गई हैं तो इनकी विमा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो b की विमा बराबर एक्स स्क्वायर की विमा, तो x दूरी है तो दूरी की विमा l होगी। तो यहां से जो है l जो है b की विमा बराबर दूरी का मतलब x का मतलब l, तो वर्ग लगाए तो l स्क्वायर, तो सीधा b की विमा l स्क्वायर आ गई। फिर इसके बाद यहां से a की विमा और निकालना है, तो इस b को, इस p को इधर ले आइए तिर्यक गुणा से, a को इधर ले जाएंगे। जैसे क्या रखा है, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80 रखा है,
तो ए को त्रिज्या गुणा इधर ले आइए, पी को इधर ले जाइए, तो ए जब इधर पहुंच गया तो ए इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बटे में पी इधर पहुंच गया तो पी इंटू क्या बन गया, टी बन गया। तो ए की वीमा बराबर, यहां से हमने बताया था भाई जब इस तरह का कोई इक्वेशन हो तो जो है ऐसा नहीं है कि बी की वीमा निकाल ले माइनस एक्स स्क्वायर की वीमा निकाल ले घटा दें, तो इसमें जो एक पद की वीमा होगी वही पूरे समीकरण की वीमा होगी। तो ए की वीमा बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर की वीमा बटे पी की वीमा दाब की वीमा गुणे समय की वीमा, इसकी सहायता से ए की वीमा निकल आएगी। चलिए लगाइएगा इस सवाल को भाई। और इसके बाद यहां से है जल को गर्म करने पर उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस से 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जल के ताप में वृद्धि कह रहा है, तो पहले ताप कितना है 30 है, फिर ताप बढ़ के कितना हो गया 40 हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई, पहले ताप कितना है 30 था, फिर बढ़ के कितना हो गया 40 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई θ2 माइनस θ1, इस प्रकार वृद्धि निकाल लेंगे। और इसके बाद यहां से जो है त्रुटि कितनी हो गई भाई 0.1 था और फिर 0.2 हो गया, तो त्रुटियां कभी घटती नहीं है, त्रुटियां जोड़ देंगे, फिर इसकी सहायता से भिन्नात्मक त्रुटि हमें मिल जाएगी, भिन्नात्मक मिलेगी तो फिर प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। चलिए इस तरह के सवाल हमने बताया था भाई, पीछे वीडियो में इस तरह के कई सवाल हो चुके हैं। यदि आपको डाउट है, तनिक भी डाउट है, तो पीछे उस वीडियो को देखेंगे भाई। आपका पार्ट जब ये जो है ये प्रतिशत त्रुटि के सवाल चल रहे थे तो उसी वाले पार्ट में ये आपको मिलेंगे। किसी एक पार्ट में देख लीजिएगा इस प्रकार के जो सवाल हैं, तो वो आपसे सवाल इस प्रकार के हमने सवाल करवाए थे, हो सकता है इसी को करवाए हो, समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल आपसे पूरी तरह से बन जाएगा। और सभी लोग भाई होमवर्क किया करें, बिल्कुल लापरवाही छोड़ दें। तो होमवर्क करके भाई हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7985567816 इसमें जो है इसमें होमवर्क करके सभी लोग दिखाएं भाई, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल लापरवाही छोड़ दें। और यदि जो है आपको बढ़िया गति के समीकरण वाला ये वीडियो बढ़िया पसंद आया तो नीचे लिख दिए करें भाई कि समझ में आ गया। इससे पता चलता है कि हाँ इतने लोगों को समझ में आया है। और किसी को मान लीजिए किसी टॉपिक पर कम समझ में आ रहा है, इसी में किसी टॉपिक पर, पूरा वीडियो को तो नहीं मान सकते भाई, किसी टॉपिक पर यदि इसी में जो है किसी जो है जगह कम समझ में आया तो उसको फोटो खींच के भेज देंगे व्हाट्सएप में, तो उसी व्हाट्सएप से हम क्लियर कर देंगे, या आप फोन कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दिया करें भाई।